द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भूजल, जलभृत और भूजल संकट। भूजल, जलभृत और भूजल संकट। भूजल वह जल है जो वर्षा, नदियों, झीलों और अन्य सतही स्रोतों से भूमि में रिसकर मिट्टी तथा चट्टानों के छिद्रों, दरारों और रिक्त स्थानों में संचित होता है। भूमि की सतह से जल का मिट्टी में प्रवेश अंतःस्यंदन कहलाता है, जबकि इस जल का नीचे की ओर चट्टानों और मिट्टी की परतों में जाना अंतःस्रवण कहलाता है। भूमिगत क्षेत्र का ऊपरी भाग सामान्यतः असंतृप्त क्षेत्र होता है, जहां छिद्रों में जल के साथ वायु भी उपस्थित रहती है। इसके नीचे संतृप्त क्षेत्र होता है, जहां चट्टानों और मिट्टी के उपलब्ध रिक्त स्थान मुख्यतः जल से भरे रहते हैं। संतृप्त क्षेत्र की ऊपरी सीमा को भूजल स्तर या जल स्तर कहा जाता है। वर्षा, पुनर्भरण और जल निकासी के अनुसार इसकी गहराई बदलती रहती है। जलभृत ऐसी पारगम्य भूगर्भीय संरचना है जो पर्याप्त मात्रा में भूजल को संचित करने के साथ उसे प्रवाहित भी कर सकती है। रेत, बजरी, बलुआ पत्थर और दरारयुक्त चट्टानें अनुकूल परिस्थितियों में अच्छी जलभृत बना सकती हैं। जलभृत की उपयोगिता मुख्यतः उसकी सरंध्रता और पारगम्यता पर निर्भर करती है। सरंध्रता जल संग्रह की क्षमता से, जबकि पारगम्यता जल के प्रवाह की क्षमता से संबंधित है। असमृत जलभृत के ऊपर कोई पूर्ण अभेद्य परत नहीं होती, इसलिए वर्षा और सतही जल इसके पुनर्भरण में अपेक्षाकृत आसानी से योगदान करते हैं। समृत जलभृत दो कम पारगम्य या अभेद्य परतों के बीच स्थित होता है और इसमें जल दबाव की स्थिति में रह सकता है। समृत जलभृत में कुआं खोदने पर दबाव के कारण जल ऊपर उठ सकता है। अनुकूल दशाओं में स्वतः सतह तक पहुंचने वाले ऐसे जल स्रोत को उत्स्रोत या आर्टिजियन कुआं कहा जाता है। स्थानीय अभेद्य परत के ऊपर मुख्य भूजल स्तर से अलग जमा हुआ जल निलंबित जलभृत का निर्माण कर सकता है। जलभृत और जलरोधी परत में अंतर महत्वपूर्ण है। जलभृत जल को संग्रहित और संचरित कर सकता है, जबकि जलरोधी संरचना से जल का प्रवाह अत्यंत सीमित होता है। भारत के विशाल जलोढ़ मैदानों में मोटी रेत और बजरी की परतों के कारण भूजल भंडारण की क्षमता सामान्यतः अधिक होती है। उत्तर भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान विश्व के महत्वपूर्ण जलोढ़ जलभृत क्षेत्रों में शामिल हैं। प्रायद्वीपीय भारत के कठोर शैल क्षेत्रों में भूजल मुख्यतः अपक्षयित भागों, जोड़ों और चट्टानी दरारों में मिलता है, इसलिए इसकी उपलब्धता स्थान विशेष पर अधिक निर्भर करती है। बेसाल्टिक क्षेत्रों में लावा प्रवाह की दरारें और विभिन्न परतों के संपर्क क्षेत्र भूजल संचयन के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भूजल पुनर्भरण मुख्यतः वर्षा के भूमि में रिसाव से होता है, जबकि नदियां, तालाब, झीलें, नहरें और सिंचाई से लौटने वाला जल भी इसमें योगदान कर सकते हैं। पुनर्भरण की मात्रा वर्षा की तीव्रता और अवधि, मिट्टी की प्रकृति, चट्टानों की पारगम्यता, ढाल, वनस्पति और भूमि उपयोग पर निर्भर करती है। कंक्रीट और डामर से ढके शहरी क्षेत्रों में जल का भूमि में प्रवेश घटने से प्राकृतिक भूजल पुनर्भरण प्रभावित होता है। भारत में भूजल पेयजल और सिंचाई का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां सतही जल की उपलब्धता अनिश्चित या मौसमी है। कुओं और नलकूपों के विस्तार ने किसानों को आवश्यकता के अनुसार सिंचाई उपलब्ध कराई, लेकिन कई क्षेत्रों में इससे भूजल दोहन तेजी से बढ़ा है। भूजल संकट तब उत्पन्न होता है जब लंबे समय तक भूजल निकासी उसकी प्राकृतिक और कृत्रिम पुनर्भरण दर से अधिक हो जाती है। अत्यधिक दोहन से जल स्तर लगातार नीचे जाता है, जिससे कुओं की गहराई, पंपिंग लागत और ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती है। उत्तर पश्चिमी भारत, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में गहन सिंचाई आधारित कृषि ने भूजल पर भारी दबाव डाला है। कम वर्षा वाले पश्चिमी और दक्षिणी भारत के अनेक क्षेत्रों में सीमित पुनर्भरण तथा बढ़ती कृषि और शहरी मांग भूजल संकट को गंभीर बनाती है। भूजल संकट केवल जल की मात्रा का संकट नहीं है, जल की गुणवत्ता में गिरावट भी इसका महत्वपूर्ण पक्ष है। अत्यधिक भूजल निकासी से तटीय क्षेत्रों में समुद्री खारा जल मीठे जलभूतों में प्रवेश कर सकता है, इसे लवणीय जल अंतर्वेशन कहा जाता है। भूजल में आर्सेनिक की समस्या गंगा ब्रह्मपुत्र के कुछ जलोढ़ क्षेत्रों में गंभीर है, जबकि फ्लोराइड की अधिकता राजस्थान तथा प्रायद्वीपीय भारत के कई कठोर शैल क्षेत्रों में पाई जाती है। कृषि में उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग और घरेलू तथा औद्योगिक प्रदूषण से नाइट्रेट, भारी धातुओं और अन्य प्रदूषकों की मात्रा भूजल में बढ़ सकती है। अत्यधिक भूजल निकासी कुछ क्षेत्रों में भूमि धंसाव का कारण बन सकती है, क्योंकि जल निकलने के बाद भूमिगत अवसादी परतें संकुचित हो सकती हैं।
भूजल और सतही जल परस्पर जुड़े हुए हैं। भूजल स्तर में अत्यधिक गिरावट से नदियों, झरनों और आर्द्र भूमियों को शुष्क मौसम में मिलने वाला आधार प्रवाह कम हो सकता है। जलवायु परिवर्तन भूजल संकट को और जटिल बना सकता है, क्योंकि अनियमित वर्षा, कम अवधि में अत्यधिक वर्षा और लंबे सूखे प्राकृतिक पुनर्भरण को प्रभावित करते हैं। भूजल प्रबंधन के लिए जलभृत आधारित दृष्टिकोण आवश्यक है, क्योंकि प्रशासनिक सीमाएं और भूमिगत जलभृत की प्राकृतिक सीमाएं हमेशा समान नहीं होती। जलभृत मानचित्रण से जलभृत की गहराई, विस्तार, भंडारण क्षमता, पुनर्भरण क्षेत्र और भूजल गुणवत्ता को समझने में सहायता मिलती है। वर्षा जल संचयन, पुनर्भरण कुएं, परकोलेशन टैंक, चेक डैम, तालाबों का पुनर्जीवन और स्थानीय जल निकासी क्षेत्रों का संरक्षण कृत्रिम पुनर्भरण बढ़ाने के उपयोगी उपाय हैं। कृषि क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, कम जल मांग वाली फसलें और स्थानीय जल उपलब्धता के अनुरूप फसल चयन भूजल दोहन कम कर सकते हैं। भूजल संरक्षण में केवल अधिक पुनर्भरण पर्याप्त नहीं है, मांग प्रबंधन भी आवश्यक है। निकासी लगातार बढ़ती रहे तो पुनर्भरण संरचनाओं का प्रभाव सीमित हो जाता है। भारत में केंद्रीय भूजल बोर्ड भूजल संसाधनों के आकलन, निगरानी, जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन में महत्वपूर्ण संस्थागत भूमिका निभाता है। अटल भूजल योजना समुदाय आधारित भूजल प्रबंधन, जल बजट और मांग पक्ष के उपायों पर केंद्रित महत्वपूर्ण पहल है। भूजल की प्रकृति अदृश्य संसाधन जैसी है, लेकिन इसका संकट सतह पर कृषि लागत, सूखते कुओं, पेयजल की कमी, भूमि धंसाव और खराब जल गुणवत्ता के रूप में दिखाई देता है। भूजल सुरक्षा का मूल सिद्धांत है, जितना जल निकाला जा रहा है उसे स्थानीय पुनर्भरण क्षमता से जोड़ना, जलभृत को प्रबंधन की वास्तविक इकाई मानना और भूजल की मात्रा तथा गुणवत्ता दोनों का संरक्षण करना। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।